बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने लगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज है। ठीक है, फिर म्यूकोजल एट्रोफी या फिर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया या फिर डिस्प्लेजिया आता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज से दो वजह होती है, या तो एच पाइलोराई की वजह से होगी या फिर एनसेड की वजह से होगी। ठीक है, और जो एच पाइलोराई की वजह से है वो होती है। ठीक है, लेकिन उसने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में ना क्या होता है कि एच पाइलोराई थोड़ा कम होता है। ठीक है, चाहे होता है कौन सा गुर्बत है वहाँ पर है जी हमारे पास एनसिड्स लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं। एनसिड की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो एच पाइलोराई एनसिड्स की वजह से होती है। ठीक है, प्राइमरी अंडरलाइन कॉज है 70% जो होती है ना पेप्टिक अल्सर डिजीज एच पाइलोराई की वजह से हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है हो जाती है। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड इज फंडामेंटल टू द पैथोजेनेसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। वही वाली बात आ जाती है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड हो रही है। ठीक है, अब हाइपर एसिडिटी में भी कॉज बाय एच पाइलोराई इन्फेक्शन, पैराइटल सेल हाइपरप्लेजिया, एक्सेसिव सिक्यूरिटरी रिस्पॉन्सेज, इनसफिशिएंट इनहिबिशन ऑफ द स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म जैसे गैस्ट्रिक रिलीज होता है। ठीक है, इन जुरिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसकी वजह से जो ना बहुत सारा गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, उसकी अनकंट्रोल्ड इनहिबिशन होती है। ठीक है, पेप्टिक अल्सरेशन होती है स्टमक में, ड्यूडेनम में, इवन जेजुनम में। ठीक है, तो जुरिंगर एलिसन सिंड्रोम में स्टमक में, ड्यूडेनम, जेजुनम में भी अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन की वजह से ड्यू टू अ ट्यूमर वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। इसके अलावा सिगरेट जो लोग पीते हैं, ठीक है, या फिर इम्पेयर्ड म्यूकोजा एसिड लेते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्टीरॉयड्स ले रहे होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, फिर क्रोनिक रिनल फेलियर का पेशेंट है, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी का पेशेंट है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपर कैल्सीमिया है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू वाइज चीज़ें याद रहनी चाहिए। ये इसके कोफैक्टर्स हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज की। मोर्फोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर डिजीज आर 4 times more common in the proximal duodenum. It is an MCQ than in the stomach. Duodenal ulcers usually occur within a few centimeters of the pyloric valve and involve the anterior duodenal wall. Anterior duodenal wall वाला भी MCQ है। Gastric peptic ulcers are predominantly located near the interface of the body and the antrum. जहाँ बॉडी और एंट्रम का इंटरफेस होता है वहाँ पर गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पे ड्यूडेनम में। ठीक है, इंटीरियर ड्यूडेनल वॉल पेप्टिक अल्सर आर सॉलिटरी। ठीक है, इन मोर देन 80% ऑफ पेशेंट्स में ये मतलब सॉलिटरी में होता है 1, और लीजन्स होती हैं ना वो या तो लेस देन 0.3 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है, और 80% केसेस में सॉलिटरी होता है। ठीक है, लीजन्स लेस देन 0.3 सेंटीमीटर होती हैं, ये शैलो होती हैं, और जो मोर देन 0.6 सेंटीमीटर होंगी वो डीप होंगी। तो लीजन्स कैन बी शैलो, लीजन्स कैन बी डीप। इट इज़ सॉलिटरी इन 80% ऑफ केसेस। देन मतलब एक बड़ा सा अल्सर बन जाएगा। द क्लासिक पेप्टिक अल्सर एज अ राउंड एंड ओवल शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक पॉइंट। शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट होता है। ठीक है, राउंड या फिर ओवल, और जो उसकी बेस होती है बिल्कुल स्मूथ होती है क्योंकि पेप्टिक डाइजेशन हुई होती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ रिचली वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बना होगा इसमें। ठीक है, और फिर हमारे पास हम पीछे पढ़ा था ना जब भी हीलिंग होती है तो अल्टीमेटली जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा होता है वो क्रॉनिक डिजीज में बनता है। तो पेप्टिक में बनेगा वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू, ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, परफोरेशन भी होती है इसमें, जिसमें हमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है अल्टीमेटली। पेप्टिक अल्सर्स आर क्रॉनिक रिकरिंग लीजन्स दैट अकर मोस्ट ऑफन द मिडिल एज टू ओल्डर एडल्ट्स विदाउट ऑब्वियस मतलब मिडिल एज टू ओल्डर एडल्ट्स में होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना वो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग होती है। पेप्टिक अल्सर को भी पेशेंट आएगा क्या कहता है क्या बर्निंग जलन होती है। ठीक है, एक्किंग पेन होती है जब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। फिर हमारे पास क्या होती है कि आयरन डेफिशिएंसी में आता है, फ्रैंक हेमरेज होता है, परफोरेशन होती है, पेन 1 से 3 घंटे तक होती है। जब खाना खा लें 3 घंटे इंसान को चैन नहीं आ सकता। ठीक है, रात के टाइम होती है। फिर अल्कली या कोई फूड दही वो दही शही कहते हैं ना खा के आराम आ गया, तो फिर अल्कली या फिर कोई फूड लेने से नोजिया होता है इसमें। ठीक है, और इसमें ब्लीडिंग होती है, वॉमिटिंग होती है, ब्लोटिंग होती है। ठीक है, बेल्चिंग होती है। हीलिंग में अकर विद विदाउट थेरेपी। फिर मोबिलिटी और मोर्टालिटी होती है। पीपीआईज हम लेते हैं, ठीक है, उससे ठीक हो जाती है, या फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एच खत्म हो जाता है। ठीक है, पीपीआईज के थ्रू भी एसिड कंट्रोल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। सेकेंड जो है कॉम्प्लिकेशन वो म्यूकोजल एट्रोफी है। म्यूकोजा जो है उसको डैमेज हो जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है। ठीक है, म्यूकोजल एट्रोफी मतलब डैमेज हो गया, मतलब कि जो उसका म्यूकोजल डिफेंस का मैकेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा गैस्ट्रिन का। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं ना वो आए होते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गोबलेट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, इन एडिशन एक वैरायटी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजल एट्रोफी विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया परमिट्स ओवर द ग्रोथ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एकल आइडिया होता है। ठीक है, पीएच हमारे पास जो है ना वो अल्टीमेटली जब भी एकल आइडिया होता है पीएच कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, कार्सिनोजेनिक न्यूट्रामाइंस एंड नाइट्रोसामाइंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर डिस्प्लेजिया किस तरह से होता है, ये बेसिकली जो है ना हमारे पास
Chronic gastritis expose the epithelium to inflammation related free radical damage and proliferative stimuli, ठीक है। chronic gastritis की वजह से क्या होती है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, पैदा होते हैं, जो कि जेनेटिक अल्ट्रेशंस करते हैं, अल्टीमेटली कैंसर हो जाता है, कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। प्री इन्वेसिव पहले इंसाइटो लीजन्स बनती हैं, फिर डिस्प्लेजिया होता है। अल्टीमेटली जो चीज़ है ना वो मतलब हमारे पास डिस्प्लेजिया में आ जाती है, पहले प्री इन्वेसिव इंसाइटो होगा, देन डिस्प्लेजिया आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो ना सेल साइज और साइज में चेंज, साइज शेप और ओरिएंटेशन में डिफरेंस आता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हाइपरक्रोमेसिया हो जाएगा, न्यूक्लियर इनलार्जमेंट हो जाएगी, ये सारे फीचर्स इसके हैं डिस्प्लेजिया के हैं, ठीक है। दीज ओवरलैप विद आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंजरी एसोसिएटेड रीजनरेटिव चेंजेस। इसको आप छोड़ो, समझने में वही क्यूट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ने सारा पूछा, वही एमसीक्यू वाइज देख लेना कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एच पाइलोराई, और एच पाइलोराई एंट्रम को अफेक्ट होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। फिर एच पाइलोराई की वजह से माल्ट हो जाता है, ठीक है। पहले म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होगा, फिर देन माल्टोमास हो जाएंगे। ऑटोइम्यून में हमें पता है कॉज द एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक बॉडी, जी सेल हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। इसमें हमें पता है एक्लोराइडिया होता है, वाइट्रोम्यूटल पर्निशियस एनीमिया होता है। तो ये सारे जो है ना ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। फिर ये भी कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक डिस्प्लेजिया होता है, एडेनोकार्सिनोमा, पेप्टिक अल्सर डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रिजल्टेंट हाइपरक्लोराइडिया और एनसिड यूज अल्सर्स कैन डेवलप इन द स्टमक। इसको छोड़ें हम, ठीक है ना। बस ये 3-4 पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए देख लेने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे गैस्ट्रिक पॉलिप्स, ठीक है। पॉलिप्स में हमारे पास क्या होता है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।